Concept of Physics H.C. Verma Volume 1 Chapter 3 Rest and Motion Kinematics Exercise Question number 11 to 13 का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग विचार करते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है, फिगर सोच ये एक्सटी ग्राफ है, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ ए पार्टिकल। Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t0। मतलब एक ऐसा टाइम बताना है जिसपे जो है पार्टिकल का जो एवरेज वेलोसिटी हो वो 0 हो। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का मतलब जैसे v एवरेज लिखते हैं हम, इसका मतलब है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्योंकि 0 बाई टाइम बराबर 0, मतलब कि तब हमें जो मिलेगा भी एवरेज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो किस स्थिति में मिलेगा? पार्टिकल जो है मान लीजिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, तो ये पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट है ये। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे सीधे मिलाएंगे। ये पॉइंट जहाँ आता है वहाँ पर ये दिखाता है कि पार्टिकल जो है यहाँ आने पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वही है, मतलब जहाँ वस्तु थी वहाँ वहीं आ गई है। अब टाइम की बात है तो टाइम के लिए इसे मिला देंगे, तो लगभग ये 13 से 15 के बीच है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 सेकंड ले लिया जाता है। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली जो है 12 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, तो उस स्थिति में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो वेलोसिटी की बात है तो इसमें तो डिस्टेंस बाई टाइम नहीं लिखा जाएगा, इसमें जब भी लिखा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, तभी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो यहाँ इनिशियल था और ये 12 सेकंड के बाद भी उसकी स्थिति वही है, मतलब वस्तु वहां आ गई। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर विचार करते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक कोई पार्टिकल है ए से शुरू होती है, ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन फिगर। ये सॉलिड कर्व है, फिगर है E3E7 फिगर है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट, देखिए यहाँ AMAT ऐसे लिखिए, अप्रॉक्सीमेटली TELY लिख दीजिए। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली B of the particle such that the average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। कह रहा है कि इसमें B पॉइंट कहाँ होगा जिसमें कि जो है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही हो। तो देखिए जब भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ कि एट ए पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर, तो उसके लिए हमें वो टेंजेंट बताएगा कि किधर डायरेक्शन होगा। तो इसमें जैसे ये कर्व है, तो कर्व में कौन सा ऐसा पोजीशन है जिसमें इसका डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंट एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए देखिए यही निर्धारित है पॉइंट।
यहाँ से मान लीजिए कि ये आप खींचते हैं तो लगभग लगभग थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए। यहाँ से ये खींचते हैं तो लगभग लगभग ये जो है वो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया इस पॉइंट पे, और इंस्टेंटेनियस अगर इस पॉइंट पे लिया जाए तो वो भी क्या होगा, वो भी इसका टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट के लिए एक अलग कलर से बना दे रहा हूँ, ये टेंजेंट वाला हो गया। अब मान लीजिए कि ये बी पॉइंट है, तो इसका जब निर्धारण करेंगे तो ऐसे 1 है, 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा। तो 4 और 5 के बीच में 4 के नज़दीक है तो लगभग लगभग ही 5 मीटर। चूंकि ये एक्स वाई ग्राफ है तो दोनों जो है वो मीटरे में दिया है, तो जैसा दिया है उस अनुसार काम करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ठीक है तो यहाँ क्यों नहीं होगा, तो यहाँ के बता रहे हैं। मान लीजिए या यहाँ क्यों नहीं होगा, मान लीजिए कि यहाँ के लिए जो आप डिस्प्लेसमेंट वाला खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, जो कि एवरेज वेलोसिटी बताएगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए यहाँ ऐसे टेंजेंट खींचना पड़ेगा, तो दोनों का डायरेक्शन दो तरह से हो गया, दोनों का डायरेक्शन दो तरह से हो गया, जो कि सवाल के अनुसार क्या हुआ, सही नहीं हुआ। उसी तरह से कहीं भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ ले लिए तो यहाँ के लिए ऐसे हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। और जो टेंजेंट आप खींचेंगे, टेंजेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए कि टेंजेंट वाला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को दिखाता है और डिस्प्लेसमेंट वाला जो है वो एवरेज वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखाता है। ये वाला उपयुक्त है कि पार्टिकल जो है यहाँ से, मान लीजिए वो तो आप कैसे हो पथ तय की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात है तो शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ के लिए ये डिस्प्लेसमेंट वाला हुआ, और इसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो भी उसी लाइन पर है। तो यही एक उपयुक्त बी पॉइंट है जो कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज एवरेज वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन को बताता है। एट पॉइंट बी तो बी जो है वो सीधे सीधे मिलाने पे लगभग एक्स एक्सिस वाले पे 5 के करीब आता है। वैसे आप स्केल से मिलाएंगे तो एक्यूरेट मिलेगा। यहाँ पर भी अब मान लीजिए आपके मन में सवाल यहाँ भी उठता होगा, तो यहाँ की एवरेज वेलोसिटी जो इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, तो वस्तु यहाँ से चली यहाँ आई तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये होगी। अब टेंजेंट की बात है तो टेंजेंट वाला इंस्टेंटेनियस करेगा, ये कुछ इस तरह से डायरेक्शन, तो दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया, तो ये भी सही नहीं होगा, यही सही है एट पॉइंट बी। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, देख लीजिए 11 12 हो गया, अब 13 पर विचार करते हैं। अब जो है यहाँ हम लिख देते हैं solution 13, an object having a velocity
इतना है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इज एक्सीलरेशन एट ए रेट ऑफ, एक्सीलरेशन ये है और टाइम है ये, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एक्सीलरेशन। तो इसके लिए सीधे s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। u जो होगा वो 4 हो जाएगा, 4.0 मीटर पर सेकंड। t टाइम की बात करता है तो ये 5.0 सेकंड है, और जहाँ तक a की बात करता है तो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हुआ वो s हुआ। तो जब हम s का मान निकालेंगे तो इसी में पुट कर देंगे, ठीक है। s इक्वल टू u की जगह 4 देंगे तो 4 इंटू t क्या है 5 है तो 5 आ गया, ut प्लस हाफ, a की जगह क्या देंगे 1.2 और टी स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर 5 गुना 5 हो गया। इसको कटा दीजिए 0.6, ये आपका आ गया 20 प्लस 50 25 और 25 छक्का 150, इतना आ गया, मतलब 35 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 35 मीटर। ये 13 का सलूशन हो गया, देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, धन्यवाद।